जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी एजुकेशन का, अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग टेक केयर कर रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास नाइन्थ के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप दोस्तों। तो ये आप लोगों की भूगोल यानी ज्योग्राफी की किताब है जिसका सेकंड चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि भारत के भौतिक स्वरूप में कौन कौन सी जो है चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि भैया हिमालय पर्वत कहाँ पर है, उसके बाद में उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में जिसको हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं, फिर तटीय मैदान के बारे में डिस्कशन होगा आज। उसके बाद में द्वीपीय समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो बस आप लोग जो है वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की NCERT के तमाम सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं और आप लोग की हेल्प करने का मेरा हमेशा जो है प्रयास रहता है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद अगर आप लोग को आती है तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को जो है आप लोग रिकग्नाइज कीजिए, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो आज हम लोग को ये तमाम चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। समझ लेते हैं, चूंकि चैप्टर का नाम दे रखा भारत का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? भौतिक का हमने विज्ञान के अंदर पढ़ा हुआ है। तो भौतिक का सरल जो अर्थ होता है, जो सिंपल मीनिंग होती है, वो होता है कि भौतिक का मतलब जो चीज़ें हम लोग आसानी से जो है देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं भारत का नक्शा उठाऊं, ठीक है, या भारत का नक्शा उठाऊं तो मुझे भारत के अंदर कौन कौन से जो है भौगोलिक चीज़ें दिखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या मेरे देश के अंदर रेगिस्तान है, क्या मेरे देश के अंदर पहाड़ पठार है, क्या मेरे देश के अंदर जो समुद्र के अंदर द्वीपीय समूह वगैरह है, क्या मेरे देश के अंदर तटीय मैदान है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है हम लोग 1 बाय 1 करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कोई अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है यात्रा करे या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की यात्रा करे तो उसको यात्रा के दौरान कौन कौन से जो है खूबसूरत जो है भौगोलिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो जब यात्रा करेगा ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के अगर वो यात्रा करेगा गुजरात तक की, अगर आपकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेगा तो उसको जो है इन तमाम यात्रा के दौरान जो है कई सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे, कई सारे भौगोलिक स्वरूप देखने को मिलेंगे, कई सारी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, जो प्रकृति ने जो है भारत को प्रदान कर रखी है। प्रकृति ने जो भारत की खूबसूरती में जो है 4 चांद लगा रखे हैं। तो यात्रा करने वाले को क्या दिखेगा? उत्तर में उसको हिमालय के पठार वगैरह दिखेंगे, हिमालय के पहाड़ वगैरह दिखेंगे, माउंट एवरेस्ट वगैरह दिखेगा। खैर माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी कंचनजंगा दिखेगा। थोड़ा सा नीचे आइए तो गंगा का मैदान दिखेगा आपका, देखिए बिल्कुल ठीक है, तटीय मतलब मैदान दिखेगा जिस हरी हरी घासें होंगी, खूब सारी फसलें वगैरह इसके अंदर उगाएंगे लोग। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आइएगा आप लोग तो क्या दिखेगा आप लोग को? आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखेगा दोस्तों, मालवा दिखेगा, विंध्य दिखेगा, ये सारे पठार जिनकी हाइट थोड़ी कम होगी। थोड़ा सा अगर आप लोग जो है पश्चिम में जाएगा तो आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रेगिस्तान आपको राजस्थान वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो आप लोग को क्या दिखेगा? उसके बाद में आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फिर आपको इसी के अंदर पढ़ना है पूर्वी घाट क्या होता है, पश्चिमी घाट क्या होता है। फिर जैसे आप लोग जो है आप लोग अरब सागर के अंदर जाओगे, कहाँ जाओगे? अरब सागर के अंदर, तो आपको छोटे छोटे ये बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं ना, ये सारे द्वीपीय समूह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। फिर अगर आप लोग बंगाल की खाड़ी में जाओगे तो वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग को क्या इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, ये हमारे क्या भारत के भौतिक स्वरूप है इस चैप्टर के अंदर। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से मेरी इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा दिशा के बारे में बता देता हूँ कि भैया दिशा कैसे देखी जाती है। ठीक है, उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, पूर्व क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, क्योंकि इसका हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए समझ लेते हैं। देखिए हम लोग को एक चीज़ पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सर्वमान्य चीज़ क्या है कि जो सूरज होता है हमेशा कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। ठीक है, पूर्व से निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पर सूरज है, सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है दोस्तों? पूर्व से। तो हमें एक दिशा तो पहले पता चल चुकी है, वो कौन सी दिशा है? वो है हमारी पूर्व। कि भैया जहाँ सूरज निकलेगा उस वाले एरिया को हम बोलेंगे पूर्व। तो पूर्व हम लोग को कन्फर्म हो गया।
और पूर्व के ऑपोजिट वाला जो एरिया होगा ना, सीधे सामने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, पूर्व के जैसे ऑपोजिट वाला एरिया हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये लड़का खड़ा है, इसका मुंह जो है सूरज के सामने है, तो सूरज के सामने वाली जो दिशा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सूरज के सामने वाली जो दिशा होगी उसको हम बोलेंगे पूर्व। ठीक है, और इसका उल्टा, इसका यानी जहाँ पैर है, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम, क्योंकि पूर्व के सीधे सामने विपरीत क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, फिर इसका दायां हाथ जिधर होगा वो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण हो जाएगा। और इसका जो बायां हाथ जिस साइड होगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं? हम इस तरह से जो है दिशा को ज्ञात करते हैं। अब हो सकता है कि सूरज जो है किसी बच्चे के लिए, मतलब मान लीजिए कि सूरज जो यहाँ पर है, सूरज मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका, फिर इसकी ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके सॉरी, ये पश्चिम हो जाएगा। ये वाला एरिया आपका दक्षिण हो जाएगा, फिर ये वाला आपका एरिया क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग को दिशा का ज्ञात करना है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करने की कोशिश करूँ, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये वाला एरिया पूरब कहलाता है, क्योंकि सूरज जो होता है यही से उगता है। ठीक है, सबसे पहले सूरज की जो किरणें आती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसके सामने वाला एरिया जो राजस्थान वगैरह है, गुजरात है, ये क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। और कश्मीर वाला जो एरिया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसी के ऑपोजिट वाला एरिया, यानी कि हम जिसको तमिलनाडु केरला बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण इसलिए बोलते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज़ वगैरह है आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका जो है हिमालय पर्वत ही है। ठीक है, जैसे आप लोग कश्मीर वगैरह से ट्रैवल करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर कई सारे पर्वत वगैरह होते हैं, कई सारे पर्वतों के समूह को क्या बोला जाता है? पर्वत श्रृंखला बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके जो है इनकी जानकारी, खासियतों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल वगैरह पूछ दिया जाता है, तो बस आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जो है हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में हमको डिस्कस करना है, तो एक बार इसको जो है बढ़िया तरीके से सेट कर लेता हूँ। हाँ, देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? विस्तृत है। मैंने आप लोग को दिशा बता ही दिया था कि भैया उत्तर दिशा के अंदर है। किस दिशा के अंदर है दोस्तों? ये जो हिमालय है किस दिशा के अंदर है? आपका उत्तर दिशा के अंदर है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? सीमा बन जाता है दोस्तों। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन का मतलब नया होता है, वलित का मतलब होता है कि भैया जिसका निर्माण अभी क्या हो रहा है? हो ही रहा है दोस्तों। ठीक है, आए दिन जो है चाइना वाले जो है हिमालय पर्वत पर जाकर के जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट ही नापते रहते हैं। उनका कहना है कि भैया हर साल जो है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो नवीन वलित पर्वत है, यानी कि इसकी हाइट अभी नया इसकी हाइट अभी मतलब बढ़ ही रही है दोस्तों। उसके बाद में क्या विशेषता है? हिमालय की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए लंबाई क्या होता है दोस्तों? देखिए, हिमालय की जो लंबाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है? 2400 है। कितनी है दोस्तों? 2400 किलोमीटर, यानी आप सोच के देखिए कितना बड़ा हिमालय है। और इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है? इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या बोला इसके अंदर? इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई आपकी जो है कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? कश्मीर के अंदर है। कितनी है? 400 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ है सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो सवाल आ जाएगा कि भाई भारत के अंदर हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई आपकी किधर है दोस्तों? आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। कितनी है? 400। चौड़ाई का मतलब क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद में किधर आता है आपका? फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कितना है? 150 है। तो ये होता है चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में क्या विशेषता बता रहा है दोस्तों? फिर उसके बाद में बोल रहा है कि भैया हिमालय को जो है 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है? हिमालय को जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला होता है आपका हिमाद्री हिमालय। ठीक है, हिमाद्री हिमालय के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? हिमाद्री हिमालय जो है सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, यानी कि जो हिमाद्री हिमालय है, हिमाद्री हिमालय के अंदर ये आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों हिमाद्री हिमालय के अंदर? हिमाद्री हिमालय जो है आपका, उसके अंदर हिमाद्री हिमालय के अंदर जो है आपका ये आता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है, इसके अंदर जो पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं उनकी एवरेज लंबाई कितनी है? 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर तक के ऊंचे पहाड़ है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद में क्या इसके अंदर विशेषता है, उसके बाद में इसी के अंदर क्या आता है आपका, माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, माउंट मकालू आता है, नंगा पर्वत आता है। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का तो सबसे ऊंचा पहाड़ है ही, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत के अंदर नहीं पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों भारत के अंदर नहीं पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, नेपाल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, नेपाल के अंदर पाया जाता है। फिर आप लोग बोलोगे भैया कि माउंट एवरेस्ट तो भैया भारत के अंदर भी है, फिर नेपाल के अंदर ऐसे ऐसे जा रहा है, और नेपाल के अंदर सबसे ऊंचा जो हिमालय का पर्वत है उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। तो भारत के अंदर भी तो हिमालय का कोई पहाड़ होगा जो सबसे ऊंचा होगा, कोई ना कोई चोटी तो होगी जो सबसे ऊंची होगी। तो है दोस्तों वो कंचनजंगा है। क्या है दोस्तों, कंचनजंगा। कौन सी है दोस्तों, तो हमारी सबसे भारत के अंदर पाई जाने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कंचनजंगा है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में मकालू या नंगा पर्वत है। उसके बाद में दूसरा जो चोटी उसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल। ठीक है, हिमालय की जो दूसरी है उसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, इसको भी एक बार जो है देख लिया जाए। तो इसकी जो ऊंचाई है ये 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है पर्वतों की। फिर इसके अंदर आते हैं आपके कौन कौन से फेमस पर्वत आते हैं इसके अंदर, पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत श्रृंखला है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ यहीं स्थित हैं। ठीक है, लोग घूमने जाते हैं ना कुल्लू मनाली वगैरह, तो कुल्लू मनाली कहाँ है पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो कुल्लू मनाली की जो आप लोग पहाड़ वगैरह देखते हो ना, वो सारे क्या हैं, वो सारे हिमालय के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट है दोस्तों, हिमालय के। हिमालय जो है ना पर्वत श्रृंखला, उसी के सारे क्या हैं, पार्ट हैं। कौन से, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब किसी के हिस्सा हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के। उसके बाद में तीसरी आपकी जो है उसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, शिवालिक। अब देखिए शिवालिक की जो है हाइट कम है, सबसे भारी श्रृंखला, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1100 मीटर शिवालिक की घाट। तो इसकी जो हाइट है ना ये बहुत कम है। क्या है दोस्तों, हाइट बहुत कम है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचा आपका ये वाला एरिया है, इसके अंदर जो कोई भी पर्वत वगैरह होगा तो उसका हाइट हमेशा कितना होगा, 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर तक के इतने हाइट वाले जो हैं पहाड़ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आइए हिमाचल वाले में। हिमाचल वाले जो पहाड़ वगैरह उनकी हाइट जो है थोड़ी सी कम है, 4000, 3000। फिर सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी आपकी है, सबसे छोटी आपकी किसकी दोस्तों, शिवालिक की। किसकी है दोस्तों, शिवालिक की। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, इसकी हाइट जो सबसे कम है, कितनी है दोस्तों, 900 हो गया, ठीक है, 1100 मीटर हो गया। तो इतनी इनकी हाइट है। ठीक है, अब देखिए और क्या विशेषता है इसके अंदर कि भैया शिवालिक की जितनी भी घाटियाँ वगैरह होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब जो शहर वगैरह है ना सब वहीं पर स्थित है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ों की। अब देखिए जितना ऊंचा पहाड़ होगा ना लोग वहाँ पर उतने ही कम रहेंगे, क्योंकि उतने दुर्गम स्थान में कौन रहना पसंद करेगा दोस्तों, जिसकी हाइट 6 किलोमीटर है। खाना पानी कैसे ऊपर लेके जाएगा कोई, बर्फ़ खूब सालों साल बर्फ़ ही गिरेगी वहाँ पर। तो लोग अधिकतर कहाँ रहेंगे, लोग जो है अधिकतर कहाँ रहते हैं, शिवालिक वाले में रहते हैं, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 900 से लेकर 1100 मीटर। केवल सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बाकी गर्मियों में यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है, इसलिए लोग यहाँ पर जाके बसते हैं, देहरादून, कोटली दून के अंदर, पाटली दून के अंदर। ठीक है, और अब आप बात करोगे कि हिमाचल के अंदर लोग नहीं रहते, हिमाचल के अंदर भी लोग रहते हैं, लेकिन ये जितनी भी एरिया ना कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, यहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है। लेकिन जब मौसम अच्छा होता है अभी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह क्या घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, अमूमन यहाँ पर जो लोकल लोग वहीं यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये था आपका हिमालय को जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, ये आपका मैप है हिमालय का, इसको ध्यान से देखिए। शिवालिक हो गया सबसे छोटा हिमालय, ठीक है, फिर हिमाचल, फिर हिमाद्री, इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, अब हिमालय को जो है हिमालय का वर्गीकरण जो नदियों के आधार पर भी किया गया है। अभी तो हम लोगों ने जो हाइट के आधार पर देखा था, ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है ना। हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया, उसके बाद में आपका जो हो गया शिवालिक हो गया। अब जो नदियों के आधार पर, क्योंकि हमें पता है कि भाई हिमालय के अंदर से कई सारी नदियाँ वगैरह बहती हैं, क्योंकि सालों साल हिमालय के जितने भी पहाड़ वगैरह उन पर ग्लेशियर्स वगैरह रहते हैं, और गर्मियों में ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं तो वो सारा पानी नदियों के रूप में नीचे आता है ना। जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गया, सिंधु हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसका वर्गीकरण जो है हिमालय का नदियों के आधार पर किया गया है। ये सवाल आएगा पेपरों के अंदर, नदियों के आधार पर। इन वर्गीकरण को नदियों की घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का मतलब क्या है कि भैया सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच वाला जो एरिया है ना, सतलुज नदी कहाँ है, सतलुज नदी जो है, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए सतलुज नदी है और ये सिंधु नदी है, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये किस आधार पर वर्गीकरण है दोस्तों, किस आधार पर इसको बांटा जा रहा है, ये नदी के आधार पर। यहाँ से एक नदी बहती है सतलुज नदी, यहाँ से एक नदी बहती है सिंधु नदी, तो इनके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुमाऊँ हिमालय।
कुमाऊं हिमालय में कौन सी नदियाँ आती हैं दोस्तों? तो कुमाऊं हिमालय के अंदर आती है सतलुज नदी और काली नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी और काली नदी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो है ये सतलुज नदी है, ठीक है, और ये आपकी जो है काली नदी है, ठीक है, काली नदी। इसके बीच का जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं दोस्तों कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। यहाँ से सतलुज नदी जा रही है, यहाँ से काली नदी जा रही है, तो इसके बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका नेपाल हिमालय। क्या आता है आपका? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, देखिए जैसे ये आपकी काली नदी यहाँ से जा रही है, ये आपकी तीस्ता नदी जा रही है सिक्किम से, तो इसके बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसके बीच के एरिया को बोलेंगे नेपाल हिमालय। ठीक है, इस तरह से जो नदियों के आधार पर भी जो है हिमालय को बांटा गया। उसके बाद में आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय में कौन सी नदियाँ? तीस्ता नदी और दिहांग नदी। ठीक है, तीस्ता नदी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से आपकी तीस्ता नदी सिक्किम से जा रही है, यहाँ से दिहांग जा रही है, तो इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल में भी देखिए भारत की पूर्वी सीमा पर, इसलिए उसको क्या बोला है? पूर्वांचल हिमालय बोला। ठीक है, तो इस आधार पर जो हम लोगों ने नदियों को भी बेहतर तरीके से समझ लिया है। ठीक है, दो आधार पर जो है हिमालय को बांटा गया, नदियों के आधार पर और उसके बाद में हाइट के आधार पर। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तरी मैदान की। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई किसी ने जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब से अब नीचे आ रहा है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो उसको क्या दिखेगा? मैदान दिखेगा। अब यहाँ पर आपको पहाड़ या पठार वगैरह नहीं दिखने वाले, यहाँ पर आपको जो है दूर दूर तक बिल्कुल समतल मैदान दिखेगा। ठीक है, जहाँ पर लोग खूब दबा करके बढ़िया तरीके से खेती वगैरह कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो है नदियाँ वगैरह दिखेंगे, बढ़िया लहलहाते खेत वगैरह दिखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जितना भी ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी मैदान। पूरा मैदान वाला इलाका है। अब देखिए, जैसे आप लोग जो है नीचे आओगे, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे? यहाँ पर आपको यूपी मिलेगा दोस्तों, बिहार मिलेगा, झारखंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। क्या होगी दोस्तों? जनसंख्या जो होगी ज़्यादा होगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए जो जीवन वगैरह बहुत आसान है। ठीक है, और पहाड़ों के अंदर जीवन कितना मुश्किल होता है। पहाड़ के ऊपर जाओ, पानी लेकर जाओ, खाना लेके जाओ, कभी भी जो है मिट्टी गिर जाती है, पहाड़ गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपको सारी सुविधा वगैरह मिलेगी। तो जहाँ पर सुविधा ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। इसके अंदर उत्तरी मैदान के अंदर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? इसको एक बार समझ लेते हैं। उत्तरी मैदान, तो भाई उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदियां प्रणालियां, यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? सिंधु नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, गंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से, और ब्रह्मपुत्र की जितनी भी सहायक नदियां उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा क्या होती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा वो मिट्टी होती है जिसके अंदर खूब अच्छी फसल होती है। ठीक है, बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद में मैदान की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर जो है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर चौड़ाई है। यानी कि इसको समझिए, ये देखिए ये क्या बोल रहा है? इसकी जो लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितना है आपका? 2400 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? तो आपकी 320 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, हाँ, इसको कौन कौन सी नदियों की सहायक नदियों ने बनाया है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, उसके बाद में उत्तरी मैदान को भी जो है 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर दोस्तों? उत्तरी मैदान को भी 3 उपवर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 3 कैटेगरी के अंदर ये जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारा आपका क्या है? उत्तरी मैदान है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी मैदान है। उसके बाद में पहला है आपका पंजाब का मैदान। कौन सा मैदान दोस्तों? पंजाब का। पंजाब का मैदान क्यों रखा गया है? तो देखिए, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये वाला एरिया पूरब है, ठीक है, अगर ये वाला एरिया पूरब है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम में कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है। ठीक है, तो देखिए, इस भाग को दो दोयाबों की संख्या से अधिक, यानी 2 नदियों के बीच का भाग बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है गंगा का मैदान। क्या है? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। जो गंगा का मैदान है आपका, यहाँ घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में। हमें पता है तीस्ता नदी कहाँ से जाती है? तीस्ता नदी आपकी सिक्किम से जाती है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, उसके बाद में आता है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान दोस्तों? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र उसकी वितरिकाओं से बना असम में स्थित है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर है। असम के अंदर है दोस्तों, ये रहा आपका असम। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और उसकी सहायक नदियों से मिट्टी ला करके जो जमा किया गया मैदान है। ये मैदान उसी तरह से बनता है दोस्तों, जब नदियाँ बहती है ना, बाढ़ आती है तो उनके अंदर कई सारी मिट्टियाँ, बहुत मिट्टी आती है जो है
कोने कोने पे जो है लगाती जाती है, इसी की एक मैदान बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तरी मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी क्या है, बहुत सारी विविधता है। इस आधार पर इन्हें 4 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। यानी कि इस मिट्टी के अंदर भी कई सारी क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें हैं। उसको 4 भागों में क्या क्या बांटा गया। पहले तो आता भाबर। भाबर को समझ लेते हैं। भाबर क्या होता है दोस्तों, भाबर जो होता है आपका नदियों से, पर्वतों से नीचे उतरते समय, जब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरती है ना, शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी गुटिकाओं का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर कहते हैं। ठीक है, जब पहाड़ वगैरह से नदियाँ निकलती हैं तो उस समय जो चट्टान वगैरह लेके आती है ना, छोटे छोटे, तो उसी से जमा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आता आपका तराई। भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, जब नदियां भाबर क्षेत्र से निकल के तराई वाले में एरिया में पहुंचेगी तो वहाँ पर मैदान क्या होता है, दलदली मैदान होता है। ठीक है, मिट्टी भी होता है, गीला भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है भांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, यानी उत्तरी मैदान में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो किसका है, भांगर का है। पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, यानी बहुत बहुत पुरानी मिट्टी होती है जिसको जोड़ करके बनाया जाता है। वे नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, भागर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा विशेषता। ठीक है, उसके बाद में सबसे जरूरी चीज़ है खादर। खादर को याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, यानी कि नदियाँ हर साल जब बाढ़ हो जाती हैं, बाढ़ से ग्रसित हो जाती हैं, तो अपने साथ जो नई नई मिट्टी लेके आती है ना, उस मिट्टी को जब वो डिपॉजिट करती हैं, जब वो किनारे पे जो मिट्टी को जमा करती हो जाती हैं, तो उससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है उत्तरी मैदान समझ में आ गया होगा और हिमालय का पर्वत भी अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है उत्तरी मैदान से नीचे उतरते हैं। ये आपका उत्तरी मैदान था। अब इससे नीचे आओगे तो आपको कई सारे पठार देखेंगे। अब दोबारा जो है ऊंची ऊंची आकृतियाँ आप लोग को दिखेंगी। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी, मतलब पठार होंगे। ठीक है, पठार क्या होता है दोस्तों, देखिए पहाड़ जो होता है आपका, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बिल्कुल पैना होता है, उसकी नोक होती है, छोटी होती है। लेकिन जो पठार होता है वो भी ऊंचा होता है, लेकिन पठार कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। इसकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया पहाड़। क्या हो गया दोस्तों, पहाड़ हो गया। ये हो गया आपका पठार। तो पहाड़ पठार में यही अंतर होता है कि जो पहाड़ होती है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो नया अभी बन ही रहा होता है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही होती है। लेकिन पठार जो होता है उसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर से इस तरह से आकृति का होता है। ठीक है, किस आकृति का होता है, इस आकृति का होता है दोस्तों। और पहाड़ कैसा होता है, बिल्कुल पैना और ऐसे होता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो अब हम पठार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पठार। पठार के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पठार के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब वो एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, पानी से। तो देखिए यहाँ पर आपका अरब सागर है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, खूब पानी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपका अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, फिर नीचे जो है आपका हिंद महासागर है। तो इन तीनों एरिया से जो, इन तीनों जलों से जो घिरा हुआ एरिया उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप। इंग्लिश में इसको पेनिसुला बोलते हैं। तो देखिए अब प्रायद्वीप की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई प्रायद्वीपीय पठार जो है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। आप लोगों ने जो है कक्षा 6 की 7 के अंदर पढ़ा होगा कि भाई 3 प्रकार की जो होती है चट्टानें होती हैं, क्रिस्टलीय होती है, आग्नेय, ठीक है, जिसको इग्नियस रॉक बोला जाता है, फिर रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो है चट्टानों से जो है प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। उसके बाद में यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। एक भूमि होती थी गोंडवाना जिसकी वजह से टूटा, तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। उसके बाद में इस पठार को 2 मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि क्या है दोस्तों, मध्य का मतलब बीच वाला एरिया। यहाँ पर, यहाँ की जो है ना काफ़ी ऊंचाई पर है यहाँ पर पठार वगैरह जो है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये जो पठार है काफ़ी हाइट के ऊपर है। लेकिन उसी के नीचे वाला जो दक्कन का पठार है, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर महाराष्ट्र वगैरह आपका आता है। ठीक है, कर्नाटका वगैरह आता है आपका। इसके बाद में दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो दिखने में बिल्कुल काली होती है दोस्तों। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसके अंदर पहले बहुत सारे क्या पाए जाते थे, ज्वालामुखी, वोल्केनोज वगैरह पाए जाते थे। तो जब वो फटते थे तो उनके में से कई सारी राख वगैरह निकलती थी। वो राख जो है बहुत सालों तक डिपॉजिट हो जाती है, सूख जाती है, तो उससे एक मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिट्टी का, जो दिखने में कैसी होती है, काली होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं।
और उसके अंदर जो है दोस्तों कपास की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। काली मिट्टी के अंदर जो है किसकी खेती अच्छी होती है? कपास की खेती। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। पेपर में 1 नंबर में सवाल आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया ज्वालामुखी, ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हम लोगों ने भी क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने पहले जो है हिमालय के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? हिमालय के बारे में पढ़ा। फिर नीचे आए तो हम लोगों ने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर उसके नीचे आए तो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में? भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल किधर है दोस्तों? तो ये वाला ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका क्या है? भारतीय मरुस्थल, रेगिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर गुजरात आता है, राजस्थान आता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मरुस्थलों के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए बहुत अच्छी तरह से, इसको समझिए। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर स्थित है। अब देखिए गुजरात से लेकर के दिल्ली, गुजरात से लेकर के जो है दिल्ली तक एक पठार है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पठार। कभी ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन समय ने जो है इनको जो है इनकी हाइट छोटी कर दी। इनकी कई सारा जो है टूट फूट गए दोस्तों ये लोग। ठीक है, क्षरण हो गया पठारों का। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो गुजरात से लेकर के जो है कहाँ तक जाती है? दिल्ली रीज तक जाती है। ठीक है, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम का मतलब पश्चिम क्या है दोस्तों? इसके पश्चिम में यानी कि इस वाले एरिया के अंदर जो है रेगिस्तान पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? रेगिस्तान पाया जाता है अरावली के पश्चिम में। तो याद रखिएगा जो अरावली पर्वत है ना, अरावली, आपको भी हरियाणा में जाओगे, राजस्थान के अंदर जाओगे या गुजरात के अंदर जाओगे तो आपको जो है जगह जगह पर जो है कई सारे पठार वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो वो उसी को अरावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरावली बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चिम में जो है आपको रेगिस्तान मिलेगा, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एरिया के अंदर रेगिस्तान पाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। पश्चिमी छोर पर यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ रेतीला मैदान है। कई सारे उसके वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सैंड ड्यून्स वगैरह पाए जाते हैं। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि भैया रेत के जो है टीले पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके टीले हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? बालू के टिब्बे। अब देखिए इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब इतनी कम वर्षा होगी तो वहाँ पर रेगिस्तान तो हो ही जाएगा दोस्तों, है ना। जहाँ पर इतनी कम वर्षा होगी तो वहाँ पर रेगिस्तान हो ही जाएगा। वहाँ पर कैसे पेड़ पाए जाएंगे? वहाँ पर नीम, कीकड़ वगैरह, कैक्टस वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको रेगिस्तान बोला जाता है। उसके बाद में ये देखिए भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका मरुस्थल हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका जो है मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, ये पूरा राजस्थान है आपका जो पश्चिमी राजस्थान है। फिर उसके बाद में देखिए और क्या विशेषता बता रहा है कि भैया यहाँ की जो जलवायु होती है शुष्क यानी बहुत सूखी होती है। कटीले वनस्पति पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर कैक्टस आता है, बबूल आता है, कीकड़ आता है। उसके बाद में यहाँ पर लूनी नदी यहाँ एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी नदी यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो कोयले की नदी पाई जाती है इसको लूनी नदी बोला जाता है। ये यहाँ बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स जिसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मरुस्थल भी हो गया। ठीक है, मरुस्थल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं तटीय मैदान के ऊपर। तटीय मैदान का मतलब दोस्तों समुद्र से सटे हुए मैदान को क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बीच वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच वगैरह। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या है? समुंदर है दोस्तों। ठीक है, ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी होगी दोस्तों, ये आपका हिंद महासागर हो गया। तो इससे सटा हुआ जो एरिया ग्रीन दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोलते हैं। इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों। कितने भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर बांटा गया। ये पूर्व में इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्व तटीय मैदान। ये पश्चिम में इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इसकी विशेषता भी देखते हैं। देखिए इनको भी कई सारी कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। पूर्वी तटीय मैदान को भी जो है दोस्तों इन्होंने 2 भागों के अंदर बांट रखा है। पहले को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। फिर उसके बाद में नीचे आइए आपका पूरा तमिलनाडु वाला एरिया, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया। इसी तरह से पश्चिमी को भी बांटा गया है। ये आपका कोंकण तट बोला जाता है। कोंकण के अंदर आपका मेनली कौन सा राज्य आता है? गोवा आता है। कौन सा राज्य आता है? गोवा आता है। उसके बाद में नीचे आइए, ये कन्नड़ के अंदर कौन सा राज्य आता है? आपका कर्नाटका आता है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका। फिर उसके बाद में आइए ये मालाबार के अंदर आपका आता है केरला। कौन सा राज्य आता है? केरल राज्य। तो इस तरह से जो है पूर्वी तटीय मैदान को और पश्चिमी तटीय मैदान को भी जो इन्होंने बांट रखा है। तो एक एक करके जो विशेषता समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान जो है कहाँ पर है आपका? ये रहा पश्चिमी तटीय मैदान, ये रहा आपका अरब सागर और पश्चिमी घाट से क्या है? बीच में स्थित है। आगे देखते हैं आगे क्या विशेषता है। अपेक्षाकृत कैसा है दोस्तों? संकरा है।
ठीक है। इस मैदान के 3 भाग है। उत्तरी भाग को कोंकण, मैंने आप लोगों को बता दिया, गोवा के अंदर आता है। मध्य भाग को कन्नड़, कर्नाटका, और दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है, मालाबार तट बोला जाता है। तो ये आपका हम लोगों ने पश्चिमी घाट आप लोगों को बता दिया, पश्चिमी तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो भाई पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक चौड़ा मैदान है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा। अब देखिए दोस्तों, जब नदियाँ बहती है ना तो अपने साथ कई सारी मिट्टी वगैरह लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं? मिट्टी वगैरह, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है तो अपने साथ जो है कई सारी मिट्टी वगैरह लेके जाएगी, तो उस मिट्टी से क्या निर्माण होगा? डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। वो जैसे यहाँ से कोई नदी बह रही है तो जाते जाते जो है कई सारी भागों के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और सारे भागों के अंदर क्या होगा? वाटर होगा दोस्तों। क्या होगा? पानी होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में उसके बाद में क्या है? प्रमुख झीलें। इसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें पाई जाती हैं? तो इसके अंदर आपकी चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कुलेरू झील है। सवाल आ जाएगा कि भैया पूर्वी तटीय मैदान के अंदर कौन कौन सी झीलें? चिल्का झील दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील जो है, खारे पानी की झील उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, वो चिल्का झील है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका पुलिकट। पुलिकट किधर है आपका? पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। कुलेरू किधर है दोस्तों? कुलेरू भी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जो आपका नेवी वगैरह होता है ना, उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो है उड़ीसा के अंदर ही दिया जाता है। नेवल शिप्स वगैरह वहाँ पर रहती है, हमारी नेवल अकेडमी है। उसके बाद में पश्चिमी और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया तटीय मैदान के बारे में। आगे इसके बीच में अंतर दे रखा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये आपका है पश्चिमी घाट, ये आपका है पूर्वी घाट। तो एक बार इसके बीच में जो है अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर जो है बोल रहा है। तो पश्चिमी घाट जो है दक्कन पठार का पश्चिमी किनारा है, बिल्कुल सही है। यह सतत नियमित किनारा है, मैंने बिना कटे छटे जो है बिल्कुल सीधा है। औसत ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? 900 से लेके 1600 मीटर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई पठार वगैरह पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर किसको बोला जाता है? अनाईमुदी। 1 नंबर में सवाल आएगा भैया, पश्चिमी घाट के अंदर जो है सबसे ऊंचा शिखर किसको बोलते हैं? अनाईमुदी। यानी कि सबसे ऊंचा जो इनका पहाड़ या पठार बोल लीजिए वो क्या है? अनाईमुदी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695, यानी 2.5 किलोमीटर ऊंचा जितना इनका क्या है? पठार है दोस्तों। फिर पूर्वी घाट को देख लेते हैं। पूर्वी घाट दक्कन पठार का पूर्वी किनारा है, इसका विस्तार सतत नहीं यानी कटे हुए हैं दोस्तों। औसत ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? 600 मीटर। और सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी, इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर, ठीक है। पहाड़ जो इनका जो पठार है, तो अनाईमुदी को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसके नीचे आइए आप लोग, द्वीप समूह की बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? द्वीप समूह की। ये देखिए आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये सब क्या है? द्वीप है, छोटे छोटे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। फिर इधर अरब सागर के अंदर आइए, इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे बिंदु दिखेंगे, इसको लक्षद्वीप समूह बोला जाता है। इनकी भी कुछ सारी विशेषता वगैरह हैं, ठीक है। तो भारत को जो है द्वीप समूह 2 भागों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं लक्षद्वीप समूह, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है इसको समझ लेते हैं। केरल के मालाबार समुद्र तट के निकट है दोस्तों, ठीक है। ये आपका केरल का मालाबार तट है, ये मालाबार तट है, इसके बिल्कुल निकट है, ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं। उसके बाद में द्वीप समूह या समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बने हैं। कोरल्स वगैरह होते हैं दोस्तों जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, हरी हरी घासें वगैरह, उनसे मिलकर के ये बने हैं। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि इनका जो पूरा एरिया है कितना है दोस्तों? 32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। अब देखिए, अब इसी में जो है एक कावरत्ती पाया जाता है। कावरत्ती द्वीप है जो पूरे लक्षद्वीप का क्या है? मुख्यालय है। यानी लक्षद्वीप के अंदर जितने भी द्वीप वगैरह आते हैं सबका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है यहीं से होता है। उसके बाद में बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। अंडमान निकोबार, ये रहा आपका दोस्तों अंडमान निकोबार, ये रहा आपका अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी के अंदर है, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडमान, इसको बोलते हैं निकोबार। तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? इसकी विशेषता है, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह मुख्यालय 2 भागों में बांटा गया, अंडमान और निकोबार, ठीक है। उसके बाद में क्या विशेषता है दोस्तों? उसके बाद में यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है, ये घने जंगलों से आच्छादित है। अब देखिए, यहाँ से कौन सी रेखा जाती है? यहाँ से आपकी जाती है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा जाती है दोस्तों? विषुवत रेखा। तो जहाँ से विषुवत रेखा जाती है वहाँ पर बारिश खूब दबाकर होती है। जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जंगल वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपका दोस्तों अंडमान, ये आपका निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप समूह हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भारत की प्रमुख भौतिक आकृतियाँ, यानी कि कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, हिमालय जो कैसे कैसे उसका विस्तार है, 3 कैटेगरी के अंदर उसको बांटा गया। हिमाद्री हो गया आपका, उसके बाद में हिमाचल हो गया, फिर शिवालिक हो गया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया उसके नीचे उत्तरी मैदान आता है। उत्तरी मैदान को भी हम लोगों ने कई कैटेगरी के अंदर बांटा, भामर, खादर, तराई। फिर नीचे आइए, फिर हम लोगों ने बात किया दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। फिर हम लोगों ने मरुस्थल के बारे में बात किया। फिर तटीय मैदान के बारे में बात किया हम लोगों ने। फिर द्वीप समूह के बारे में बात किया, जिसको 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर था क्लास 9 का। ठीक है, जिसका नाम है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो